जो पोर्टल पे चढ़ा नहीं इसके, क्या उनको भी क्लेम दोगे? क्या आप लोगों ने इन 12 जिलों में जो पानी गया, बाढ़ आया, उसकी आपने ये जानकारी ली अपने किसी अधिकारी से कि कहां कितने मकान गिरे हैं? क्या एक आदमी का मकान गिर गया, क्या उसी की जिम्मेवारी है वो जाकर के पोर्टल पर लिख करके लेकर के? मेरी आपकी भी मनमर्जी नहीं चलेगी। आपने जो फैसला कर दिया, हाँ, उसके बाद मैं इसको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, ये कौन सा तरीका है? नहीं, ये देखिए अबे जी, घर में झूठ बोलते हैं, यहाँ भी हंसना भी नहीं। चलिए ये जो चीजें हैं अपने घर में कर लिया करो, यहाँ करने की जरूरत क्या है? घर में कर लिया करो। नहीं नहीं, घर में भी है बोलते हैं। अब आपको पता घर में क्या करते हैं क्या नहीं करते। Still struggling to achieve desired band in IELTS or PTE? Join Sirsa's Best Institute, Magnus, a language school, and experience the difference. Ample amenities like finest infrastructure, experienced faculty to clear your doubts, flexible timings for students or employees, desired band assured within time as well as weekly mock test. What are you waiting for? Book demo class today. Magnus Immigration and a Language School. First floor, Lal Koti Wali Gali near Domino's, Sirsa. Call now 700-967-0313. मान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मुझे इस वर्ष फरवरी मार्च में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद तथा भिवाड़ी आदि जिलों में बेमौसमी भारी बारिश व ओलावृष्टि के कारण सरसों व गेहूं की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत रबी फसल 2022 का बीमा कराया, वह सरकार से फसल के हुए नुकसान और मुआवजा देने की मांग काफी समय से करते आ रहे हैं और धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे हैं, परंतु सरकार ने अभी तक ज्यादातर किसानों को मुआवजा नहीं दिया, जिसके कारण किसानों ने सरकार के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया। सरकार सदन में अपना वक्तव्य दे। ठीक है, धन्यवाद। फिर नीरज शर्मा जी। ठीक है, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार किसानों के हितों की रक्षा हेतु अपनी जिम्मेवारी के प्रति सहज है, इसलिए उनके सामने आने वाले सभी जोखिमों को कम करने के लिए अग्रिम कदम उठाए जाते हैं। जबकि कोई प्रत्येक आपदा, प्राकृतिक आपदा या कोई अन्य आपदा आती है तो सरकार घटनाओं को सामना करने में तुरंत उनकी सहायता करती है और नीति अनुसार सक्रिय रूप से उन्हें मुआवजा देती है। ये एक तथ्य है कि जुलाई 2023 के दौरान हरियाणा के अधिकांश हिस्से के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी भारी से अति बारिश वर्षा हुई। परिणाम स्वरूप हरियाणा में बाढ़ के सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया और दुर्भाग्यपूर्ण जानमाल व जानवरों की हानि तथा संपत्तियों और बुनियादी ढांचे की व्यापक क्षति हुई। हरियाणा के इतिहास में पहली बार सरकार ने राज्य के 12 जिले, 1469 गांव और 4 एमसी क्षेत्रों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया। सरकार के यथासमय बाढ़ के रोकथाम और उनके प्रभाव को कम करने के लिए सभी आश्वासक कदम उठाए। राज्य सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्ति के परिवार के लिए उनके घर, पशुधन, फसल और वाणिज्यिक संपत्ति के संबंध में क्षति नुकसान के दाव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आसान बनाने, क्षति और समापन के समयबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष लाभ हस्तक्षेप डीबीटी के माध्यम से मुआवजे का वितरण, पारदर्शिता सुनवाई करने के लिए एक संपर्क पोर्टल क्षतिपूर्ति.haryana.gov.in लॉन्च किया गया। यह पोर्टल 2 अगस्त 2023 से 25 अगस्त 2023 तक खुला था। राज्य के सभी उपायुक्तों को उत्तराखंड पोर्टल के संबंध में आम नागरिकों में उचित प्रचार प्रसार करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रभावित व्यक्तियों द्वारा दर्ज करे गए दावों का सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने उपरांत हरियाणा सरकार के मापदंड निर्देश अनुसार 63,75,500 रुपये पशु हानि के लिए, 5,14,85,000 रुपये क्षतिग्रस्त मकानों के लिए, 13,37,000 रुपये घरेलू सामान के लिए, 4,85,500 रुपये संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र के लिए और इससे अतिरिक्त 40 शोक संपन्न परिवारों को 1,60,00,000 रुपया की राशि स्वीकृत की गई।
बचाव कार्य के लिए 10 जिलों में अतिरिक्त 11 करोड़ और 2 लाख रुपया जारी राशि करी। यहां तक फसल नुकसान मुआवजे के संबंध में सरकार के लागू मापदंडों को पालन करते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अधीन प्रत्येक क्षेत्र के लिए फिर से बोए गए क्षेत्रों में 7,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। राज्य के बाढ़ प्रभावित 5,77,296 एकड़ क्षेत्र का कुल 1,34,310 किसान कपास की फसल को छोड़कर ने पोर्टल पर अपना दावा दर्ज किया। संबंधित अधिकारियों के सत्यापन के बाद मुआवजा राशि 97,93,25,839 रुपये की राशि अंकालन की गई है। इस प्रत्यक्ष में लाभ डीबीटी के माध्यम से जारी किया गया है। हरियाणा राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्र सरकार के दिशा निर्देश अनुसार खरीफ 2016 से लागू किया जा चुका है। खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंग, रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, जौ तथा सूरजमुखी से जो योजना के तहत विमृत किए जा चुके हैं। इस योजना के अधीन किसानों के प्रतिनियम का हिस्सा खरीफ के बीमित राशि 2% और रबी की 1.5% तथा बागबानी फसलों का 5%। अध्यक्ष महोदय, जिन बीमा किसानों की रबी 2022-23 में फसल ओलावृष्टि और जल भराव से खराब हुई थी, उन सभी किसानों को उनकी फसल में हुए नुकसान का क्लेम योजना दिशा निर्देश अनुसार जारी किया जा रहा है। यह राज्य योजना के तहत सरसों, गेहूं की फसल के लिए जिला हिसार, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद में कुल 3,70,277 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 35,365 किसानों को 65 करोड़ 18 लाख रुपए का क्लेम जारी किया जा चुका है। शेष क्लेम वितरण के लिए प्रकृतिधीन है। जिलावार अनुमोदित क्लेम के किसानों के वितरण क्लेम की स्थिति निम्न प्रकार से है। हिसार सरसों गेहूं 6.38 करोड़ 3.59 करोड़, सिरसा 5.50 करोड़ गेहूं, सरसों और गेहूं 91.23 करोड़, फतेहाबाद सरसों 4.87 करोड़, गेहूं 2.4 करोड़, भिवानी सरसों 51.30 करोड़ और गेहूं 23.04 करोड़, कुल 187.95 करोड़ राशि बनी। इसमें से अब तक 65 करोड़ और 18 लाख रुपया किसानों को दे दिया गया। जो क्लेम हमारे पास आए थे घर टूटने के, वो 7,504 थे। डिप्टी कमिश्नर और उनके अलाइड ऑफिसर्स की कमेटियां वेरीफाई करके आई थी, उनमें से 4,611 क्लेमेंट सही पाए गए थे। 5 करोड़ 14,85,000 रुपया उनके खाते में भेज दिया गया था तुरंत। लाइव स्टॉक में 383 लाइव स्टॉक की क्षति रिपोर्ट हुई थी, 197 कैजुअलिटी मिली थी, उसके लिए 63,75,500 रुपये भेज दिए गए। कपड़े, यूटेंसिल या घर के सामान का नुकसान 535 लोगों ने क्लेम किया था। 535 को ही 13,37,500 रुपया हमने भेजा। और कोई कमर्शियल जो रूरल में प्रॉपर्टीज थी, किसी की परचून की दुकान थी और थी, 32 क्लेमेंट आए थे, 14 क्लेमेंट सही पाए गए, 4,85,500 रुपया उनके खाते में भेज दिया गया। कुल हमारे पास अलग अलग प्रकार की जो माननीय सदस्य ने मांग करी है, हमारे पास 5,317 वेरीफाइड इस तरह की क्षति मिली थी और उसके लिए 5,96,83,500 रुपया हमने डीबीटी के माध्यम से सभी क्लेमेंट्स के खाते में इनिशियल 1 महीने में ही भेज दिया गया था। फसल जो बर्बाद हुई थी, क्योंकि रीसोइंग बहुत से इलाके में हुई और रीसोइंग के बाद मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उसने कितनी फसल बेची उसको देखते हुए, अगर किसी ने फसल बोई नहीं थी तो उसको 15,000 रुपये प्रति 1 एकड़ और जिसने रीसोइंग करी उनको 7,000 रुपये प्रति 1 एकड़ के हिसाब से डीबीटी करी जा चुकी है। कल अध्यक्ष महोदय कल की है जी। लास्ट प्रोक्योरमेंट जो थी हरियाणा के अंदर, हमें एक्सटेंशन मिल गई थी, उसको बढ़ा दिया गया था 20 तारीख तक, क्योंकि अभी भी फसलें आ रही थी। इसलिए जब तक क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो सकती और डबल क्लेम ना जाए, इसमें डिले आया।
प्लस बहुत से क्लेमेंट ऐसे हैं आज भी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिनने रजिस्टर किया हुआ था, तो हमें सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टैली कराने में टाइम लगा। जो नॉन इंश्योरी फार्मर थे उन सबको लगभग 98 करोड़ के आसपास की राशि है डीबीटी के माध्यम से भेज दी गई है। कल शाम को 5 बजे से पहले उनके खातों में सबके डिपॉजिट हो गया। रेनफॉल डेफिसिट एरिया को फ्लड के इक्विवेलेंट नहीं ट्रिक किया जा सकता। कहीं कोई ड्रेनेज की प्रॉब्लम के कारण है, मैं यूएलबी मिनिस्टर भी बैठे, इनको चाहूंगा कि ये अर्बन लोकल बॉडीज की टीम को लगाकर ड्रेनिंग की कैसे वहां पर पानी निकालने की व्यवस्था बनाई जाए, इसको सुचारू करवाने का काम करें। मगर हमारे पास 209 किसानों का सूखे का रिपोर्टिंग जरूर हुई थी। जो नॉन इंश्योरी फार्मर थे उनका क्लेम हमने डिसम्बर्स कर लिया। जहां माननीय सदस्य ने 42 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक अमाउंट बताया 109 करोड़ में से और 32 में से 1 करोड़। अध्यक्ष महोदय, ये प्रथाएं और एक सिस्टम रहा था कि सरकार असेस करती थी, असेसमेंट के बाद डिप्टी कमिश्नर काउंटर असेस करता था, स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट होती थी, स्टेट गवर्नमेंट मुआवजा रिलीज करती थी, वो डीसी की ट्रेजरी में जाता था, फिर नायब तहसीलदार की ट्रेजरी में जाता था, फिर वहां पर किसान आता था, चेक कटवाता था, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के चेक कटते थे। उस व्यवस्था को बदला। आज दूसरा साल है जहां हमने डीबीटी का माध्यम यूज किया। आज जो भी रजिस्टर्ड हमारे पास क्षति रिपोर्ट होती है, फार्मर का अकाउंट सरकार के ट्रेजरी अकाउंट के साथ उसके परिवार पहचान पत्र से लिंक हो जाता है और जैसे उसका क्लेम अप्रूव होता है साथ ही साथ डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हो जाता है। ये वो क्लेमी फार्मर्स हैं जिन लोगों ने ट्रेजरी में आकर अब तक अपना अकाउंट लिंक नहीं करवाया। मैं माननीय सदस्य को भी और आज डिप्टी कमिश्नर नू को भी बोल दूंगा कि इमीडिएटली जो ये बैलेंस अमाउंट है, अगर कोई क्लेमेंट नहीं आता तो इसकी रिपोर्ट दे दे, और अगर क्लेमेंट माननीय सदस्य के पास है तो उनके अकाउंट इमीडिएटली लिंक करा दे कि डीबीटी से उनका पैसा, उनकी जो वेरीफाइड लैंड रकबा उनके नाम बोलता है, उस हिस्से के हिसाब से ट्रांसफर हो जाएगा। हुआ था, नुकसान एसेस हुआ था, ये सारा आपकी गिरदावरी हुई थी उसके बाद हुआ था। सब चीज हैं, लेकिन आप इसकी इंक्वायरी करा दीजिए डिप्टी सीएम साहब। ये पैसा अगर खातों में ही रहा हो तो कि उसका कौन जिम्मेवार होगा? किसानों के पास जाने की बात तो जब होगी डिस्पर्स, जब आपके जो है डिपार्टमेंटों के खातों में ये पैसा वापस घूमता रहा 1 साल तक, और 1 साल तक मतलब आप समझते हो इतनी डिस्पर्सल इतनी वो है। बताना चाहूंगा 203 फार्मर्स ने क्षतिपूर्ति पे रिपोर्ट किया। 895 एकड़ रकबा उनका था, उसमें से एक फार्मर जिसकी 33 से 49% थी 2.26 एकड़, बचे फार्मर्स जो थे उनकी 33 से लेके 49 तक 19,000 रुपया जो क्लेम था वो ट्रांसफर हो चुका। दूसरा फार्मर जो था जिसकी 2.7 नहीं, ये राशि है, ये खातों में ही है, मतलब डिस्पर्सल क्यों होगी बात सवाल 528 रुपया उसके खाते में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये जब ऐसे फार्मर का मैं डाटा सदन में पढ़ूं, फार्मर का फुल स्टोर नहीं, आप मतलब 1 मिनट आफ्ताब जी, आप मतलब आफ्ताब जी 1 मिनट, जो मैं समझ सका हूँ, एक बार डिप्टी कमिश्नर से इंक्वायरी लीजिए कि भी क्यों नहीं अभी तक उनका जो पैसा आया था उनको मिला। सर, मैं आपको एक चीज सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, क्लेम सरकार भेजती है, आपने तो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिस व्यक्ति के क्षति होती है उसको अपना जाके, पहले ये प्रथा थी कि रकबा डिटेल सारी ट्रेजरी में रिपोर्ट, वो तो जब उनका असेसमेंट हो गई, एक मिनट को आफ्ताब जी, जब असेसमेंट हो गई वहां, आप अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूं कि अब डीबीटी के माध्यम से होता है। अगर किसी का अकाउंट लिंक्ड नहीं है तो व्यवस्था फार्मर को खुद बनानी है। पर आप कहते हैं मैं डिप्टी कमिश्नर को आदेश भी दे दूंगा कि इश्तिहार लगाकर अकाउंट लिंकेज के प्रत्येक गांव जहां क्षति हुई थी फार्मर को जागरूक कर दे। डीपीआर इस मामले में इश्तिहार लगा देगा कि ये ऐड लगाकर जागरूक किया जाए भी अगर आपका पुराना क्लेम पेंडिंग है तो आप अपना अकाउंट लिंक करा दें। नहीं, आप बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर के पास पैसा चला गया। डिप्टी कमिश्नर को सर, एक मिनट सर, डिप्टी कमिश्नर को मैं इस मामले में 4 बार खुद ने कहा है। तो चलो अब मंत्री जी नहीं 4 बार कहा है, उसके बाद डिस्पर्सल नहीं हो रहा, उसके खातों में पैसा जो है वही हमने कहा एसडीएम के पास चला जाता है किसी चीज।
पिछले उसमें सेशन में इन्होंने कहा था मैं डीसी को कहूंगा मेरे एरिया के बहन और निर्मल चौधरी नहीं है बैठी सदन में, सॉरी बैठी नहीं, सॉरी। तो मैं ये कह रहा हूं अगर आज तक इन्हें मैं सॉरी कह दिया, आज तक जो है डीसी नहीं गया, कोई पटवारी नहीं गया, सारा खराब व्यवस्था इन्हें सुधार दी, लेकिन इनकी कोई मानता है कि नहीं मानता है वो खराबा मेरे हल्के का आज तक नहीं ऐसा हुआ। पैसे देने के बाद सिस्टम बदल दिया, डीसी को कह देंगे मौके पे कोई जाएगा नहीं, कोई नहीं, आज तक नहीं हुआ। ये है इनकी कार्यगुजारी। एक मिनट गौतम जी प्लीज, एक मिनट पहले जो 5 प्रस्तावक हैं उनकी बात सुन लें, फिर उसके बाद आप जो 5 प्रस्तावक हैं। स्पीकर महोदय, मिनिस्टर ने अपने जवाब में ये बात मानी है कि 2022 में सरसों और गेहूं का जो खराबा था, जो 4 जिलों को देना था, हिसार को, सरसा को, फतेहाबाद को, भिवानी को, वो टोटल बनता था 1,87,000.95 लाख और वितरित किया गया जो है 65 करोड़ और 18 लाख। मतलब 2022 का भी जो क्लेम बनता था किसान का वो अब तक उसके खाते में पूरा नहीं किया गया। उसके साथ साथ जो बाढ़ से बारिश ज्यादा होने की वजह से जहां धान की फसलें किसान ने 2 बार 3 बार में, एक बार में खराब होगी, दूसरी बार फिर लगाई, तीसरी बार लगाई, मुख्यमंत्री जी ने सवें उसमें घोषणा करी थी। ये बाकायदा पूछा गया है, इसमें मुख्यमंत्री की घोषणा थी कि जिस किसान को दूसरी बार या तीसरी बार फसल की बिजाई करेगा उसको 7,000 रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा तो दूर चला गया, जहां दूसरी बार तीसरी बार फसल की बुआई हुई वहां किसी एक अधिकारी ने जाकर के इस बात की जानकारी नहीं ली किसी किसान से कि आपने फसल दोबारा बोई है या तीसरी दफा बोई है। उससे एक और नुकसान किसान का हुआ, धान की फसल जो है उसकी लेट कटाई हुई और लेट कटाई होने की वजह से उसकी खरीद में फिर बेचने में फिर उसको दिक्कत आई, खरीद बंद कर दी गई। उसके साथ साथ नरमा और कपास जो है, हमारे 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है, खास करके सरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये जो एरिया है, यहां जो कपास की फसल थी अजींद के एरिया में, वहां गुलाबी सुंडी की प्रकोप की वजह से किसान की फसल बर्बाद हो गई। जो कोई 2 क्विंटल 3 क्विंटल एकड़ में निकली उसका मंडी में कोई खरीदार नहीं है। आज भी किसान के घर में कपास की फसल पड़ी हुई है, जबकि केंद्र की सरकार की एक एजेंसी है CCI, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो उसकी खरीद करती है। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम MSP पे खरीद करने का काम करते हैं और दूसरी तरफ MSP पे उसको खरीदने की बजाय CCI की भी परचेज अब की बार बंद कर दी गई। इसकी वजह से किसान की नरमे और कपास की फसल मंडी में जाने की बजाय, मिल में जाने की बजाय उसके घर में पड़ी है। ये उसका बहुत बड़ा नुकसान है। ये बताएं कि एक तो जो इन्होंने 187 करोड़ रुपया जो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 65 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, वो भुगतान अब तक क्यों नहीं हुआ? ना होने का क्या कारण है? ये कह करके टालती है सरकार है कि जिन कंपनियों ने बीमा किया वो आपको क्लेम नहीं दे रही टाइम पे, उनकी तरफ से पैसा नहीं आ रहा। और उसमें पता है अड़चन क्या डालते हैं? किसान का नाम गलत डाल देते हैं। मेरे नाम से अगर मैंने कोई इंश्योरेंस कराया तो मेरे नाम के आगे पीछे कोई छोटा मोटा अक्षर हटा देंगे और उसकी वजह से फिर मुझे लटका करके छोड़ देंगे और मैं उसके लिए बैंकों के धक्के खाता फिरूंगा, सरकार के धक्के खाता फिरूंगा। किसान को सबसे बड़ा नुकसान जो है सरकार की तरफ से है। सरकार की अगर नीयत ठीक हो तो जिन बीमा कंपनियों ने इनसे इंश्योरेंस का पैसा लिया है उनसे उनका पैसा दिलवाया जाए। ये बताए कि ये पैसा कब तक देंगे
और दूसरा जो मुख्यमंत्री की घोषणा थी 7,000 वाली, उसका क्या हुआ? क्या वो पैसा किसान तक पहुंचा? जो लोगों के मकान टूट गए, जिन लोगों के मकान गिर गए, जो पोर्टल पे चढ़ा नहीं इसके, क्या उनको भी क्लेम दोगे? क्या आप लोगों ने इन 12 जिलों में जो पानी गया, बाढ़ आया, उसकी आपने ये जानकारी ली अपने किसी अधिकारी से कि कहां कितने मकान गिरे हैं? क्या एक आदमी का मकान गिर गया, क्या उसी की जिम्मेवारी है वो जाकर के पोर्टल पर लिख करके लेकर के? फिर ये सरकार में अधिकारी किसने लगा रखे हैं? मंत्री जी, इनका काम क्या है? क्या ये घर बैठे तनख्वाह लेंगे? जब इस तरह की आपदा आएगी तो उस आपदा के लिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि गांव-गांव जाए, घर-घर जाए, जाकर के इंक्वायरी करे, पता करे किसका कितना कितना नुकसान हुआ है और उसके नुकसान की भरपाई के लिए समय सीमा तय करे। यहाँ कोई समय सीमा नहीं है। चलिए यहाँ तो दुष्यंत जी, सारी अपनी मनमर्जी है। प्लीज केवल कागजों में एक बार दर्शा दिया, बता दिया। मंत्री जी बताने दो आप। कोई नहीं बता देगा मंत्री भी, मैं तो जो कमी है वो बता रहा हूँ। नहीं वो कि बता रहे हैं 2022 का क्लेम अब तक मिला नहीं, 2023 की फसलें जो खराब हो प्रश्न गई, पूछे हैं दो, किसान को उसका क्या देंगे? ये नरमे और कपास में जो कीड़ा लगा है जिसकी वजह से फसल खराब हुई है, क्या सरकार ने उसकी गिरदावरी कराई? इस बात का भी जवाब दे और बताए कि क्या उस किसान को भी मुआवजा देगी कि नहीं देगी सरकार? चलिए एक मिनट, वो भी बताएं। मंत्री जी, डिप्टी सीएम साहब। अध्यक्ष महोदय, दो विषय हैं। एक विषय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से है, जिसके अंदर माननीय सदस्य ने बात रखी कि 100 लगभग 87 करोड़ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1/3 से थोड़ी सी ज्यादा हुई है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन का मैटर 3 जोन्स में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हरियाणा बटा हुआ है। एक कंपनी जिसके बाद सिरसा का क्लस्टर था, उसने फर्दर अपील पहले गवर्नमेंट को करी, अब वो लिटिगेशन में कोर्ट में गई है क्लेम के विरुद्ध। उस कारण डिले हुआ, जिसके बारे में पिछले सेशन में एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बड़े विवरण के साथ इस सदन में अपनी बात रखी थी। दूसरी बात रखी करंट कॉटन की। हमारे पास जो एरिया है वो 2,43,511 एकड़ कॉटन का आज के दिन एरिया है जहां कॉटन लगी हुई है। लगभग 88,115 फार्मर्स हैं, क्योंकि आज भी कॉटन की सेल निरंतर चल रही है और सीसीआई भी अभी बंद नहीं हुई। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सीसीआई प्रोक्योरमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है। जैसे जैसे क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद डाटा आएगा, प्रत्येक फार्मर को उसका नुकसान की भरपाई, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राइवेटली जो बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है, वो करे, और जो नॉन इंश्योरी फार्मर थे उनको वो बेनिफिट अगर वहां से नहीं मिलता और नॉन इंश्योरी थे तो स्टेट हेड से हम देने का काम करेंगे। जहां बात पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन की है, पर्सनली एक एक प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन की है, अध्यक्ष महोदय मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस फ्लड से पहले एक प्रोविजन था कि घर, मकान, गाड़ी या कोई वस्तु खराब होती थी तो क्लेम के लिए फाइल चंडीगढ़ आती थी, वेरिफिकेशन चंडीगढ़ क्रॉस वेरीफाई करता था, जाती थी। इस बार सरल बनाकर एफसीआर और मिनिस्टर्स की पावर को भी हमने डीसी को डेडिकेट कर दिया कि एक्सपीडिशियसली डिप्टी कमिश्नर क्रॉस वेरीफाई करे और क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद इमीडिएटली पैसा रिलीज करे। और वही कारण हुआ कि हम प्रत्येक व्यक्ति लाभार्थी, चाहे डेथ हुई उसके परिवार को पैसा देना हो, मकान, घर, जो वरुण जी को मैंने वस्तुएं बताई, उनका सारा पैसा 15 से 20 दिन रिपोर्टिंग के अंदर अंदर क्रॉस वेरीफाई करके हमने पहुंचाया। माननीय सदस्य ने आज क्वेश्चन आवर में एक बात पूछी थी कि अभी भी किन्हीं घरों में क्रैक आए हैं, तो मैं माननीय सदस्यों के माध्यम से सभी लोगों को बोल सकता हूं कि अगर अब भी किसी के घर में पोस्ट फ्लड कोई ऐसी हालात बन रही है कि घर ढहने वाला है, तो आप रिटर्न में डिप्टी कमिश्नर को लिख के दिया है, हम उसको दोबारा क्रॉस वेरीफाई करा लेते। हमारे पास 1482 गांव का डाटा है जहां पानी आया। पानी की वजह से जिस जिस रकबे में, जिस जिस एकड़ेज में पानी का फ्लो बना और घर थे या किसी के कोठड़े थे, किसी का ट्यूबवेल था, किसी के कोई और वस्तु थी, अगर उसको डैमेज हुआ है तो हम उसको रीवेरीफाई करा सकते हैं। ये ताकत हमारे पास एक्ट में प्रावधान के तहत है और अगर किसी का क्लेम बनता है तो हम जरूर देने का काम करेंगे। चलिए नीरज शर्मा जी, हो गया जी, इसके ऊपर बहस नहीं, आपका जवाब आ गया।
आपने जो दो सप्लीमेंट्री पूछे थे उस सप्लीमेंट्री का जवाब आ गया। नीरज शर्मा जी, नहीं अब बहस नहीं, इसके ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंदर बहस नहीं होती। आपने जो प्रश्न पूछा था उन्होंने जवाब दे दिया है जी। हाँ पूछ लिए, 2-3 पूछ लिया आपने। नहीं पूछे 2 प्रश्न अभी आपने पूछा। अभी आपने पूछा 187 की बजाय 62 करोड़ रुपया क्यों हुआ। नहीं उसके अंदर बहस नहीं हो सकती, इसके अंदर प्रस्ताव के अंदर बहस नहीं हो सकती। आप ये कैसे कह सकते हो कोई आदमी उसको गुमराह कर रहा है? नहीं कोई गुमराह नहीं, अगर आपको गुमराह कर रहा है तो उसका भी समाधान है। कोई गुमराह अगर गलत कर रहा है तो उसका भी समाधान पूछ लिया, जो अलाउड है वही किया है। नीरज शर्मा जी, मेरी आपकी भी मनमर्जी नहीं चलेगी। जो हाँ नहीं ये देखिए अबे जी, जो नियम या जो वो दिखा दे रहा काल टेंशन वाले दिखा दे, पढ़ के समझ तेरे को 1 मिनट में आपको जो नियम पिछली नहीं जानते हैं तो फिर इसको समझो भी, अगर जानते हो तो उसको फॉलो भी करो, उसको समझो। नहीं झूठ, जो अगर झूठ बोल रहे हैं तो उसका भी प्रावधान है, उसका संज्ञान लेने का प्रावधान है, कहीं भी आप उसको कर सकते। चलिए नीरज शर्मा जी, नीरज शर्मा जी, मंडी में मेरी दुकान है, दरबारी में मेरी दुकान है, सारी जगह पे परचेज बंद है। नीरज शर्मा जी, तू पूछ ले पंडित जी, ये परचेज कर दिए बंद पड़ी है, ये छोटा नाम करा गया होगा, वो भी मंडी में वो बता देगा। अध्यक्ष महोदय, झूठ बोलने के काम नहीं, ये घर में झूठ बोलते हैं, यहाँ भी हौसला में। चलिए ये जो चीजें हैं अपने घर में कर लिया करो, यहाँ करने की जरूरत क्या है, घर में कर लिया करो। नहीं घर में भी ये बोलते हैं, अब आपको पता घर में क्या करते हैं क्या नहीं करते। हाँ जी चलिए नीरज वो तो शांत हो जी जब भी बोले। हाँ जी चलिए नीरज जी चलिए।